अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली नाइन्थ और टेंथ क्लास के बोर्ड की क्लास के स्टूडेंट्स, ये आज की जो वीडियो है उनके लिए स्पेशली मैंने बनाई है और बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहले इंग्लिश का जो पेपर है उसमें 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आती है। उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है और इसमें बताया गया है कि किस तरह 19 मार्क्स की डिवीज़न की गई है, कौन सा क्वेश्चन पहले नंबर पे, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में पूछा जाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर आपको दे दिया जाता है और 20 मिनट्स या 25 मिनट्स, आफ्टर 25 मिनट्स जो है ना उसके बाद ये ले लिया जाता है, पिक कर लिया जाता है, एग्जामिनर पिक कर लेता है। सबसे पहले ए पोर्शन जो है ना, ए पार्ट जो आपका है, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, 5 मार्क्स के आएंगे। इसमें आपने फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसमें सही फॉर्म ऑफ वर्ब वो सिलेक्ट करनी है। सेकंड बी, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें 9th वाले स्टूडेंट जो हैं 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से, 10th वाले 10th की टेक्स्ट बुक से करेक्ट स्पेलिंग 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से सही करेक्ट स्पेलिंग जो आपने ना उसने वो आपने उसमें से सिलेक्ट करना है। 4 मार्क्स इसके हैं। तीसरे नंबर पे आपको सी में पूछा जाएगा ऑप्शन में, टिक करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ वर्ड्स लिए जाएंगे, उनको अंडरलाइन किया जाएगा। वो जो सेंटेंस होगा वो अंडरलाइन होगा, उसमें एक लफ्ज़, उसका मीनिंग, करेक्ट जो मीनिंग है वो आपने बताना होगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक के रिव्यूज़, रिव्यू 1, 2, 3, 9th क्लास और 10th क्लास, ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ये MCQs बनाए जाएंगे। ये MCQs एक्सरसाइजेज में से लिए जाएंगे और ये रिव्यू में भी अवेलेबल हैं और कुछ चैप्टर्स के एंड पे भी अंडरलाइन मीनिंग वाले ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। वहाँ से टेक्स्ट बुक से ही तीसरा पार्ट आपका आएगा। चौथा डी ऑप्शन जो है ये 5 नंबर का होगा। इसमें भी आपको क्या पूछे जाएंगे, ग्रामर के कुछ MCQs आएंगे। ये फ़िक्रे भी जो है अंडरलाइन वर्ड की सूरत में आपके पास आएंगे और इसमें आपने जो इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा, करेक्ट आंसर होगा, उसको आपने क्या करना होगा, टिक लगाना होगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ये ग्रामर में से लिए जाएंगे। अंडरलाइन वर्ड को ग्रामर के मुताबिक बताना है कि ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ऑब्जेक्टिव पेपर जो है इसमें अच्छे नंबर लेना आपके इंग्लिश के टोटल मार्क को इम्प्रूव करता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव में अच्छे नंबर लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आप, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख के इसके ज़रिए आपको 9th और 10th के स्टूडेंट्स को इंग्लिश के पेपर की ऑब्जेक्टिव जो है करने में आसानी फ्राहम होगी। जी तो बच्चों, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है वो है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि सिलेक्ट द या टिक भी कह सकते हैं, ये चूज़ आ जाएगा, चूज़ या टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसके रूल क्या हैं, कहाँ फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है। तो उसके रूल्स जी हमारे पास, सबसे पहले वहाँ फॉर्म लगेगी जहाँ जिस फिक्रे के अंदर डिड लगा हो, डू लगा हो, डज लगा हो, डिड नॉट लगा हो, या वो काम डेली उसके साथ लगा हो, या जो काम रोज़ाना हो रहा हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ रीड करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी। ठीक है जी। अब सबसे पहले डिड आई डैश क्रिकेट, डिड लग गया, इसका मतलब पहली फॉर्म लगनी है। ना प्लेइंग लगेगा, ना प्लेड लगेगा, ना प्लेज लगेगा। आई के साथ प्लेज तो वैसे ही नहीं होता। डिड आई प्ले, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, प्ले। डिड आई प्ले क्रिकेट। जी नेक्स्ट है कैट डैश मिल्क डेली। अब कैट जो है वो थर्ड पर्सन है, कैट क्या है, थर्ड पर्सन है। कैट ड्रिंक्स मिल्क, कैट ड्रिंक्स मिल्क, एस वाला लगेगा, कैट ड्रिंक्स मिल्क। आई डैश टू स्कूल डेली, अब डेली स्कूल जा रहा है, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो आई गो, वेंट भी नहीं, वेंट सेकंड है, गोन थर्ड है, आई गो टू स्कूल फर्स्ट फॉर्म। ये हम वो चीज़ें हम रीड आउट कर रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म का जो है वो इजाफा करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगेगी इन सेंटेंसेस में। यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको अभी बताया। अर्थ डैश अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्ड भी नहीं होगा, रिवॉल्विंग भी नहीं होगी, क्योंकि अर्थ ज़मीन रोज़ घूमती है, रुकती तो है नहीं, तो रिवॉल्व्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है मैंने ब्लैक के अंदर भी फिल किया हुआ है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द सन डैश इन द वेस्ट, द सन सेट्स, सेट नहीं होगा, सन थर्ड पर्सन है, सन सेट्स इन द वेस्ट। जी अब नेक्स्ट है जी, मैंने आपको रूल बता दिया, जिन जिन फिक्रों में आपने क्या लगाना है, डिड, डू, डज, डिड नॉट, डेली, या जो काम रोज़ हो रहा हो जिनमें ये लगे हों वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है। जी अब जिन सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म लगनी है उसके लिए क्या रूल है, कहाँ कहाँ सेकंड फॉर्म हमने लगानी है। जिन सेंटेंसेस में अगो का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, यस्टरडे हो जाए, लास्ट नाइट हो जाए,
मतलब ये कि सेंटेंस के अंदर कुछ आपको ऐसी आइडेंटिफिकेशन शनाख्त मिल रही है जिसमें गुजरा हुआ वक्त है, वहाँ पर आपने हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म वहाँ पुट करनी है। फर्स्ट फॉर्म के कुछ रूल थे, सेकंड फॉर्म के लिए रूल मैंने आपको बता दिए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं, लिखे भी हुए हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंसेस की सूरत में एमसीक्यूज फॉर्म में। दे डैश वाटर 2 hours अगो, दे डैश 2 hours अगो, 2 घंटे पहले उसने पानी पिया। अब ड्रैंक वाटर, सेकंड फॉर्म क्या है, ड्रैंक, तो ड्रैंक वाटर 2 hours अगो। दे डैश ऑल नाइट, उन्होंने सारी रात सफ़र किया, रात गुजर गई है, गुजरा हुआ वक्त है। दे ट्रेवल्ड ऑल नाइट, सेकंड फॉर्म लगेगी। अब थर्ड है जी एग्जाम्पल हमारी, यू डैश मी यस्टरडे, यू डैश मी यस्टरडे। मीट फर्स्ट फॉर्म, मीट्स एस तो वैसे नहीं लगेगा, फर्स्ट लगनी नहीं, यस्टरडे गुजरा हुआ वक्त है। मेट, यू मेट मी यस्टरडे, तो सेकंड फॉर्म के लिए रूल मैंने आपको बताया, अगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट। या सेंटेंस को आपने रीड करना है, उर्दू पढ़नी है, अगर वो आपको गुजरा हुआ वक्त शो कर रहा है तो हमेशा हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जी अब हमारे पास जो है हमने देखना है पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का तीसरा पोर्शन के थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ लगती है, किन किन हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हो तो थर्ड फॉर्म लगती है। वो हेल्पिंग वर्ब जिनमें हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, जिन फिक्रों में ये हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएं आपके सामने हाईलाइटेड है, या पैसिव का फिक्रा हो, वहाँ पर हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, शी हैड पोस्टेड, थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, शी हैड पोस्टेड अ लेटर, हैड आ गया, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। आई शैल हैव आ गया, आई शैल हैव। ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तीसरी फॉर्म क्या है, ड्रंक। आपके पास हैड है, विल हैव है, शैल हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे यूज़ हो जाए जिन सेंटेंसेस में वहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। हैव यू डैश अ स्नेक, हैव यू किल्ड अ स्नेक, हैव यू किल्ड अ स्नेक। अब एक पैसिव फिक्रा दिया है, लेटर इज डैश बाय यू, ये पैसिव सेंटेंस है। अ लेटर इज, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, या जिनमें ये हेल्पिंग वर्ब हो वहाँ थर्ड फॉर्म होती है। अ लेटर इज पोस्टेड बाय यू, याद रखना है इन्हें हेल्पिंग वर्ब में कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। जी अब हमने फर्स्ट फॉर्म भी पढ़ लिया कहाँ कहाँ लगानी है, सेकंड फॉर्म भी पढ़ लिया, थर्ड भी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे आईएनजी वाली फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होगी। उसके लिए रूल क्या है, जिन सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल बी, शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब्स जिन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होंगे वहाँ पर आपने कौन सी फॉर्म लगानी है, आईएनजी वाली, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैड सलमान बिन, हैड सलमान बिन, अब हैड भी है और बिन भी है तो राइटिंग लगेगा, आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। सेकंड सेंटेंस सलमान विल बी, अब मैंने अभी बताया विल बी, शैल बी, इनमें आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। फ्लाइंग, सलमान विल बी फ्लाइंग काइट, यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2001। अब उसने क्राइटेरिया चेंज कर दिया इस एग्जाम्पल में। अब आपके पास सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, क्या है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में। अब इसका मतलब है हमारे पास या तो हैज़ बीन लिविंग होना चाहिए, या हैड बीन लिविंग होना चाहिए, या विल हैव बीन लिविंग होना चाहिए। तो आपके पास उसने हेल्पिंग वर्ब भी छोड़ा हुआ है और फॉर्म ऑफ वर्ब भी छोड़ी हुई है। जी हमारे पास क्या है, शी हैज़ बीन लिविंग, लिविंग पहले से भी लग गया हुआ है, हमारे पास ऑप्शन में है शी हैज़ बीन लिविंग, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हैज़ बीन लिविंग, ना लिविंग होगा ना लिव्ड होगा, हैज़ बीन लिविंग होगा। शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2001। अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएँ तो आपने कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट प्लस आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। जी 19 नंबर की ऑब्जेक्टिव में जो सेकंड पार्ट होगा, बी पार्ट यानी कि होगा टिक द करेक्ट स्पेलिंग, ये 9th क्लास के 9th की बुक से लिए जाएंगे और 10th क्लास के 10th क्लास की बुक से स्पेलिंग लिए जाएंगे ABCD। इनमें से हमने जज करना है किसके स्पेलिंग सबसे जो ठीक है वो उसको हम सर्कल लगाएंगे या टिक लगाएंगे। टिक द करेक्ट स्पेलिंग, वर्ज VIRGE वर्ज नहीं, VERGE वर्ज यस, ये वर्ड जो होता है जी करेक्ट स्पेलिंग। ये आपका लेसन 1 है, उसके अंदर से उसने वर्ड ट्रांसलेशन में से एक वर्ड लिया है वर्ज। नेक्स्ट है जी ग्ली, GLEI GLEE, ग्ली जो होता है वो GLEE होता है, क्या होता है GLEE। नेक्स्ट आ गया अब हम देखेंगे थर्ड में कोज, ये 9th की बुक से लिए गए हैं, इसी तरह 10th के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो 10th की बुक से लिए जाएंगे। तो ये जो बच्चा जिसकी ट्रांसलेशन ये रीडिंग करता है उसके करेक्ट स्पेलिंग उतने ही बेस्ट होते हैं, ये 4 मार्क्स के होते हैं। कोज, इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है ना ये वाले हैं, ना सेकंड वाले, ना थर्ड वाले, सी वाले, ये डी वाला, ये आपके कोज के करेक्ट स्पेलिंग है। जी नेक्स्ट आपके पास आ गया प्रिलियस,
प्रीलियस, PERILOUS, प्रीलियस। ये पेरिलस है, ये पेरिलस, ये भी स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है। PERILOUS, ये आपके करेक्ट स्पेलिंग है। करेक्ट स्पेलिंग तभी आपके अच्छे होंगे जब आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी। वर्ज है, गली है, कोज है और प्रीलियस है, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। 9th वालों ने 9th की बुक से करने हैं। 10th वालों की जो है करेक्ट स्पेलिंग वो 10th की बुक से। जी 19 नंबर की ऑब्जेक्टिव में हमारा जो तीसरा पोर्शन है वो होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरलाइन मीनिंग कुछ दिए होते हैं, अंडरलाइन वर्ड, उनके जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हमने बताने होते हैं। ये टेक्स्ट बुक से लिए जाते हैं। ये चूँकि मैंने 9th की ऑब्जेक्टिव से बुक से बनाई एग्जाम्पल्स ली हैं, तो 9th वालों ने उनकी रिव्यू 1, रिव्यू 2, रिव्यू 3, हर 4 चैप्टर के बाद रिव्यू आती है, तो उन्होंने अपनी रिव्यू और अपने बुक के MCQs करने 9th वालों ने। 10th वालों को उनकी बुक से तीसरा पोर्शन आएगा। इट वॉज सो डेलिकेट। अब डेलिकेट जो है ये क्या है, सेंसिटिव। जो इसका करेक्ट मीनिंग होगा उसको हम लगा देंगे। आपकी बुक के अंदर ग्लोसरी होती है एंड पे, जो वो उसको जब आप रीड करेंगे तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। और विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल। अंडरलाइन क्या है, विंडिक्टिव। तो रिवेंजफुल इसका है, ये 9th की बुक से लिया गया ये रिवेंजफुल। करेक्ट ऑप्शन को आपने क्या लगाना है, टिक लगाना है। इसी तरह कीप अप योर मोरल, मोरल का यहाँ पर क्या है, फोर्टिट्यूड। मोरल का मतलब क्या है यहाँ पे, फोर्टिट्यूड। हाँ जी। जैकेंड क्या है, जैकेंड हैप्पी है, सैड है, सिचुएशन है, इजी है। हैप्पी के लिए वर्ड यूज होता है जैकेंड। जी ये हमारा करेक्ट स्पेलिंग है, उसको हमने लगा दिया। ये अंडरलाइन मीन तीसरा पोर्शन ऑब्जेक्टिव में आता है। ये चूंकि मैंने 9th की एग्जांपल्स ली हैं, 10th वाले इसी तरह अपनी तीनों रिव्यूज़ बुक में से करेंगे, टेक्स्ट में से, बुक में से, और साथ जो लेसन के एंड पे ऑब्जेक्टिव है वहाँ से करेंगे। डू नॉट बी अफ्रेड, अफ्रेड सरप्राइज, हैरान होना। अफ्रेड तो था डरना, सरप्राइज हैरान होना, लाइक किसी को पसंद करना। स्केयर्ड, हाँ जी, अफ्रेड डरा हुआ, खौफनाक, किसी को खौफ चीज़ से डरा हुआ, स्केयर्ड। ये हमारे करेक्ट स्पेलिंग है। तीसरा पोर्शन आपको जो है वो कहाँ से आएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अंडरलाइन मीनिंग टेक्स्ट बुक से आएगा। तो बच्चों आपने इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, टेक्स्ट बुक से। 9th वालों ने 9th की क्लास से और 10th वालों ने 10th की टेक्स्ट बुक से करनी है। जी 19 मार्क्स का चौथा और आखिरी पोर्शन डी पार्ट, चूज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। इसमें बच्चों आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आएंगी। इसमें मैंने MCQs फॉर्म में नहीं एग्जाम्पल दी हुई, जस्ट मैंने आपको डायरेक्ट उसका आंसर बताया हुआ है। कुकिंग इज़ माई हॉबी, कुकिंग ग्रामर के मुताबिक है, ये 9th और 10th दोनों से रिलेटेड है। कुकिंग इज़ माई हॉबी, कुकिंग अंडरलाइन है। अब कुकिंग क्या है, वर्ब, कुक वर्ब है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जब ING लगा हो तो वो क्या होता है, जेरंड होता है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है तो ये जेरंड होगा। याद रखिएगा, जब भी आपके पास वर्ब की पहली फॉर्म के साथ पेंट है और ING लगा हुआ और अंडरलाइन है तो वो क्या होगा, वो जेरंड होगा। कुक के साथ ING है, कुकिंग इज माई हॉबी, अंडरलाइन है, तो ये आपके पास क्या हो गया, जेरंड। याद रखना है। शी रोड दिस लेटर हर सेल्फ, जब, और हर सेल्फ अंडरलाइन है। जब भी आपके पास सेल्फ का लफ्ज़ लग जाए, इट्स सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, तो वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव, जब भी किसी चीज़ का सेल्फ लग जाए। नेक्स्ट, आवर आर्मी इज़ वेरी ब्रेव, आवर आर्मी इज़ वेरी ब्रेव। आर्मी है, ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। आर्मी, क्लास, मैंने छोटे छोटे लिखे हुए हाईलाइट किए हैं। क्राउड, ऑडियंस, फैमिली, लफज एक है लेकिन ज़्यादा लोगों को शो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। आर्मी इज कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ एग्जाम्पल है, आवर आर्मी इज वेरी ब्रेव। अब ब्रेव अंडरलाइन है, फिक्रा वही है। अब ब्रेव को उसने अंडरलाइन कर दिया, जब आर्मी को किया था तो कलेक्टिव नाउन है। ब्रेव क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सच्चाई आ गई, लापरवाही 10th में वर्ड यूज हुआ है। रथलेसनेस, पेशेंस, सबर, वेलर। बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये फीलिंग्स होती हैं, ये कोई चीज़ नहीं है जिसको हम पकड़ लें। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो नाम तो हो, खुशी है, गमी है, दीज वर्ड आर यूज एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस बुक इज़ माइन, ये मलकियत को शो कर रहा है। माइन मेरा, दिस बुक इज़ माइन, ये पोसेसिव नाउन है। कौन सा नाउन है, पोसेसिव नाउन। कौन सा, पोसेसिव, मलकियत को शो कर रहा है। रिफ्लेक्सिव का मैंने पढ़ाया था आपको, क्या होता है, हर सेल्फ, देम सेल्फ वगैरह वगैरह, सेल्फ नहीं लगा हुआ। दे वर नॉकिंग एट द डोर। प्रेपोजिशन, 10th में प्रेपोजिशन भी आ सकती है। दे वर नॉकिंग एट द डोर, इन द डोर, ऑन द डोर। दे वर नॉकिंग एट द डोर, करेक्ट ऑप्शन इज एट। दे वर नॉकिंग एट द डोर। सम आर बोर्न ग्रेट, जब भी आपके पास जुमले में अंडरलाइन होगा सम,
नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? इंडेफिनेट। इनका पता नहीं है, साम का नहीं पता कौन है, किसकी बात हो रही है। नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, हमें नहीं पता। दीज वर्ड जब भी ये वर्ड आपके पास इस्तेमाल में आए, अंडरलाइन हो, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन होंगे जी। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। द बॉय लाफ्स लाउडली। लाफ्स अंडरलाइन है, क्या है? लाफ। जब भी आपके पास ये वर्ड अंडरलाइन होगा तो ये रेगुलर वर्ब में आता है। किस में आता है? रेगुलर वर्ब में आता है, लाफ्स। शी स्पीक्स पोलाइटली, वो नरमी से बोलती है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। शी स्पीक्स पोलाइटली, नरमी से बोलती है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये मैनर में आ जाता है, आदाब में आ जाता है, ये मैनर्स में है। ही इज़ गोइंग आउटसाइड, वो बाहर जा रहा है। बाहर क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, बाहर जगह है। ये किसके लिए यूज़ होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये डायरेक्ट आंसर आपको बताए गए हैं। शी स्पीक्स पोलाइटली, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही इज़ गोइंग आउटसाइड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे ट्रेवल्ड लास्ट नाइट, उसने सारी रात सफ़र किया। अब नाइट वक्त है, एडवर्ब ऑफ टाइम। किसके लिए यूज़ होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा। द मैन हु यू आर टॉकिंग, वो आदमी कौन है जिससे तुम बातें कर रहे हो। हु आ जाए अंडरलाइन वर्ड में, हुम आ जाए, विच आ जाए। दीज वर्ड आर यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये कौन से प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और हु, हुम, विच रिलेटिव प्रोनाउन। यूजुअली, अक्सर सेंटेंसेस में यूजुअली का वर्ड यूज हुआ होता है और अंडरलाइन भी होता है। तो ये हमारे लिए क्या है? ग्रामर की सेंस में फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। टू स्पेंड, टू लव, अगर किसी वर्ड के साथ टू लगा हो स्टार्ट में और वो अंडरलाइन भी हो, तो इसका मतलब है ये क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। क्या होगा ये वर्ड? इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव है। मदर, फादर, बॉय, ये हमारे पास क्या है? कंक्रीट नाउन है। ये क्या होते हैं? कंक्रीट नाउन है। याद रखिएगा। मदर इज कुकिंग फूड, अब मदर अंडरलाइन है तो मदर क्या होगा? कंक्रीट नाउन होगा। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रामेटिकल ऑप्शंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।